नमस्कार, मैं कीना। आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है उमा शंकर जोशी जी ने। इस कविता में जो छोटा मेरा खेत है और बगुलों के पंख है, ये दो कविताएं हैं। पहली कविता है हमारा छोटा मेरा खेत, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कवि जी है ना, उमा शंकर जोशी जी ने खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। यानी कि जिस तरीके से खेती का कार्य किया जाता है, उसी तरीके से क्या है, कवि अपना कर्म करता है, लिखने का कर्म करता है। उन्होंने कविता और कृषि कर्म में समानता दर्शाते हुए कहा है कि कागज का पन्ना चौकोर खेत की तरह होता है, यानी कि उसके चारों कोने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जिस प्रकार से एक खेत होता है, उसी प्रकार से कवि के लिए क्या है, कागज का पन्ना है। इसमें भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यानी कि कवि के मन में जो भावनात्मक रूपी आंधी आती है, उस आंधी को वो क्या करता है, लिख देता है। किस पर? कागज के पन्ने रूपी खेत पर, जिससे शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं। यानी कि उसके बाद उससे क्या फूटते हैं, शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं और कविता की फसल तैयार होती है। यह कभी समाप्त ना होने वाली फसल है, अर्थात सहृदय लोग सदैव इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य का रस कभी चुकता नहीं है। यानी कि जो साहित्य का रस है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो सदैव क्या है, बढ़ता ही जाता है। अब देखिए, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो चौकोना का मतलब क्या होता है, जिसके चार कोने, जो चार कोनों वाला होता है। ठीक है, चौकोर जिसे कहते हैं आप। फिर उसने कहा अधड़, अधड़ का मतलब है आंधी का तेज झोंका। ठीक है, क्षण का मतलब एक पल, एक समय। ठीक है, तो अब वो कवि क्या कहता है कि मेरा यह कागज का जो एक पन्ना है, मेरे लिए यह चौकोने खेत की तरह है। यानी कि कवि का जो कागज का पन्ना है, जिस पर कवि लिखता है, अपने भावों को लिखता है, कवि कहता है वह क्या है, मेरा छोटा खेत है। ठीक है, जिसमें मैं कवि कर्म करते हुए क्षण को बोता हूँ। यानी कि एक पल में जो उनके अंदर भाव आते हैं, ठीक है, उस भाव को क्या करते हैं, उसमें लिख देते हैं। यानी कि अपने कर्म को करते हैं। किसान क्या करता है, किसान खेती करके अपना कर्म करता है, उसमें बीज बोता है, ठीक है, उसकी सिंचाई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, ये सब क्या है, किसान अपना कर्म करता है। तो कवि क्या कर रहा है, अपना कर्म करता है, उसमें क्षण रूपी भावों को बोता है। कवि यहाँ किसान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है। कवि ने स्वयं को क्या बताया, एक किसान की तरह बताया है। किसान के कृषि कार्य की भांति ही कृति या कविता रूपी फसल को प्राप्त करने के लिए वह क्षण रूपी बीज अपने कागजी खेत में बोने की बात कहता है। यानी कि जो कवि है, जिस प्रकार से किसान क्या करता है, कृषि कार्य करते समय सबसे पहले क्या करता है, उसमें बीज डालता है। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या आते हैं, अंकुर वगैरह आते हैं। तो उसी तरीके से कवि क्या कह रहा है, जिस प्रकार से किसान कृषि कार्य करता है, उसी प्रकार से उसने कृति या फिर उसकी जो रचना है, जो कविता है, तो वो क्या कहता है, कविता रूपी फसल को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, सबसे पहले उसमें क्षण रूपी बीज अपने कागजी खेत में बोने की बात कहता है। यानी कि वो कहता है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेरे अंदर जो भाव आते हैं, एक पल में कोई आंधी रूपी भाव आए, ठीक है, वो भाव उनके मन में उठे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे कागज रूपी खेत पर बो दिया। ठीक है, कविता या साहित्य मनोभावों की ही सहज उपज होती है। यानी कि जो कविता होती है, जो साहित्य होते हैं, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे उनके कारण ही बन पाते हैं। ठीक है, उन्हीं से ही वो क्या है, पैदा होती है। तो कवि आगे क्या कहता है कि कोई अधड़ कहीं से आया। अधड़ का मतलब मैंने आपको बताया, आंधी। ठीक है, जो तेज आंधी चलती है, उसका झोंका। तो वास्तव में यह अधड़ भावनाओं का अधड़ है। कवि क्या कह रहा है, जो कविता उन्होंने बनाते हैं, जिस भी कविता को बनाते हैं, वो उनके अंदर आंधी रूपी जो भावना आती है कहीं से, उससे क्या है, नई कविता का सृजन करते हैं। वो सृजन कहाँ शुरू होता है, पहले कवि के मन में उठता है। यानी कि जो कविता का निर्माण होता है, वो पूर्व सबसे पहले कहाँ उठता है, कवि के मन में उठता है, जिनसे वो प्रेरित होकर क्या करते हैं, काव्य की रचना करने में लग जाते हैं। यह एक सामान्य सा अनुभव है कि खेती के अधिकतर कार्य कब होते हैं, वर्षा पर आधारित होते हैं। जो खेती के कार्य हैं वो कब स्टार्ट होते हैं, वर्षा के आने पर। तो जब वर्षा आएगी तो उसके बाद खेती के सारे कार्य क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से कवि ने कहा कि उनके हृदय में, उनके मन में कहीं से क्या है, उनकी भावना रूपी अधड़ आया। ठीक है, जिससे उन्होंने क्या किया है, कविता का निर्माण किया।
जो किसान होता है वो क्या करता है, अधड़ के बाद ही क्या करता है, अपने कृषि कार्य को करता है, क्योंकि वो कृषि करने के लिए क्या है, उसे अनुकूल वातावरण मिल जाता है। वैसे ही कवि के साथ भी घटित हुआ है, जैसे किसानों के साथ होता है वैसे ही कवि के साथ भी है कि बारिश होगी, किसान उसके बाद क्या है, उन्हें एक अनुकूल वातावरण मिल जाता है खेती करने के लिए, तो वो अपनी खेती बुआई का काम शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से कवि ने कहा कि जब उनके मन में, उनके हृदय में कोई भाव उत्पन्न हुए, ठीक है, उसके बाद ही उन्होंने क्या है, अपना कवि कर्म करना शुरू कर दिया। भावनाओं की प्रबलता अधड़ के रूप में कवि के दिलो दिमाग में आई और उसने क्या करा, कवि को काव्य रचना का उपयुक्त वातावरण प्रदान कर दिया। जो उनके दिमाग में जो आंधी आई, दिलो दिमाग में जो आई, ठीक है, उसने उनको क्या कर दिया, कवि काव्य रचना करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण दे दिया। जिसके बाद उन्होंने क्या है, कागज रूपी खेत पर उस क्षण को रोपाई के रूप में बो दिया। ठीक है, क्षण के बीज बोना कृति के अर्थ में उस अनुभव को अंकित करना है जो किसी विशेष समय में कवि के मन मस्तिष्क में विचारों के रूप में क्या करते हैं, आते हैं। तो यहाँ पर जो कवि है उन्होंने क्या है, अपने कागज को किसके समान बताया है, खेत के समान बताया है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से किसान खेती करता है और किसान को खेती करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, अनुकूल वातावरण चाहिए। तो जब बारिश आती है उसके बाद उसे क्या है, अनुकूल वातावरण मिलता है, उसके बाद वो क्या करता है, अपने खेत में बुआई का काम शुरू कर देता है, यानी कि कृषि कार्य अपना शुरू कर देता है, वो अपना कर्म करने लग जाता है। उसी प्रकार से कवि ने क्या कहा कि उसके मन में भावना रूपी आंधी आई, ठीक है, उसके वो भाव आए जो क्षण भर में आए, उन्होंने क्या करा, उसको नई कविता रचने के लिए, नई कविता के निर्माण के लिए अपना लिया। ठीक है, उनके मन में जो उठा था उन्होंने उसको क्या है, काव्य रचना में वो लग गए। इसी जिस प्रकार से किसान खेती करने लगता तो उन्हें क्या है, एक अनुकूल वातावरण मिल गया कविता रचने के लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष। रसायन मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाला जो पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना कि जो किसान खेतों में डालते हैं, खाद कहते हैं ना, उर्वरक, वो जो किसान खेतों में डालता है फसल को बढ़ाने के लिए, फसल की वृद्धि के लिए। निशेष का मतलब क्या होता है, पूरी तरह। ठीक है, पल्लव पुष्प मतलब कोमल पत्ते एवं फूल। ठीक है, नमित मतलब झुका हुआ और विशेष मतलब जो खास तौर पर। ठीक है, कवि क्या कहते हैं कि अपने कागजी खेत में मैंने जो क्षण रूपी बीज बोया है, यानी कि जो क्षण उनके एक पल में जो उनके भाव जो आए थे, ठीक है, मस्त दिमाग में, दिलो दिमाग में जो छाया था वो क्षण, ठीक है, उस क्षण को क्या है, उन्होंने बीज के रूप में बो दिया। कहाँ बो दिया, कागज रूपी खेत पर बो दिया। वह कालांतर में, यानी कि आगे चलकर, ठीक है, कल्पना के रसायनों को अवशोषित कर, यानी कि आगे चलकर उन्होंने क्या और कल्पनाएं की उसमें, तो कल्पना रूपी खाद को उसने पाया और पा कर के वो पूरी तरीके से जो बीज था वो क्या हो गया, गल गया, और उससे अब क्या निकलने लग गए, शब्द रूपी अंकुर निकलने लग गए। जिस प्रकार से किसान क्या करता है, बीज डालता है जमीन के अंदर, ठीक है, और उसमें खाद वगैरह डालता है, तो जो बीज होता है उससे क्या हो जाता है, अंकुर फूट जाता है, तो जो नीचे बीज होता है ज़मीन के अंदर वो क्या हो जाता है, गल जाता है। तो उसी प्रकार से कवि ने कहा कि जो क्षण रूपी बीज उन्होंने कागज रूपी खेत पर बोया था उस पर उन्होंने क्या करा, कल्पना रूपी रसायन डाले और उसने उस चीज़ को लिया, और जो क्षण का बीज था वो क्या हो गया, अब गल गया, और उससे क्या निकलने लगे, शब्द रूपी अंकुर फूटने लग गए। यहाँ कवि के खेती के अंकुरण की प्रक्रिया के रूपक के सहारे अपनी रचना धार्मिकता में भावों के शब्द का रूप ग्रहण करने की बात कर रहा है, यानी कि उनके शब्दों में क्या आ गए हैं, भाव आ गए हैं। ठीक है, जो रचना उन्होंने करी है उस रचना में क्या हो गए हैं, भाव उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, उसने भाव को ग्रहण कर लिया है। जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज मिट्टी में उपस्थित रसायन तत्वों, खाद, पानी आदि को क्या कर लेता है, अपने आप में अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद वो क्या हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, फिर वो अंकुर के रूप में मिट्टी से बाहर आ जाता है। वैसे ही कवि के मनोभावों काव्य शब्दों के अंकुर के रूप में क्या होता है, कागज पर अंकित हो जाते हैं। कवि उन्हें क्या है, कागज पर लिख देता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि इन शब्द रूपी अंकुरों के पल्लव, यानी कि जो नए कोमल पत्ते होते हैं और जो फूल से युक्त हो जाने की बात कहता है, यानी कि उन्होंने कहा कि जो अंकुर थे वो क्या हो गए हैं, पत्तों और फूलों से युक्त हो गए हैं।
ठीक है। जिस प्रकार अंकुर खेत में विकसित होते हुए पूरे खेत को अपने पत्तों और फूलों से भरकर विस्तृत फसल का रूप दे देते हैं, यानी कि खेत में भी सेम चीज़ें होती है। अंकुर बाहर आता है, उसके बाद उसके में क्या है, पत्ते आते हैं, फिर फूल लगते हैं, फूल के बाद उसमें फसल लगती है। वैसे ही कवि के शब्द रूपी अंकुर विकसित होकर कृति का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे वो अंकुर क्या करता है, पत्ते लाता है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर फसल पैदा होती है। उसी प्रकार से कवि ने कहा जो उनके भाव आए थे, ठीक है, जो शब्द रूपी अंकुर फूटे थे, वो विकसित होकर के क्या बन गई है, एक रचना का रूप उन्होंने धारण कर दिया है। कृति का मतलब क्या होता है, रचना, ठीक है, रचना का रूप क्या कर दिया उन्होंने, धारण कर दिया है। कृषि में फसल का पुष्प और पल्लवों से युक्त होना साहित्य सृजन या कवि कर्म की दृष्टि से कृति का रूप ग्रहण करना है। यानी कि जो कृषि में फसल पे फूल आए, पत्ते आए, वो उनसे युक्त हुआ, तो उसी तरीके से क्या है, कवि का साहित्य सृजन हुआ, यानी कि कवि ने अपना कर्म किया, और कवि ने जब अपना कर्म किया तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ, एक कृति प्राप्त हुई, यानी कि रचना प्राप्त हुई। ठीक है। अब देखिए तीसरा, ये इसका अंतिम है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अब जो कवि हैं, अब यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि उन्होंने क्या किया है, जो अपना रचना, उन्होंने जो रचना की प्रक्रिया थी, जो रचना प्रक्रिया की, उसको उन्होंने पूरा किया है। तो वो कहते हैं कि उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया था, कल्पना के रसायनों को डाला था, उसके बाद उसमें फूल आए, पत्ते आए, और उनकी क्या है, एक कृति रूपी फसल उग गई। ठीक है, यानी कि कविता का निर्माण हो गया। अब उस कविता, जब कविता का निर्माण हो गया, यानी कि जब फसल उन्हें मिल गई, तो उस फसल से उन्हें क्या मिलने लगा, फल मिलने लगा, जो सभी को क्या कर रहा है, आनंदित कर रहा है, आनंद दे रहा है, खुशी प्रदान कर रहा है। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, देखो कवि कहता है कि कविता रूपी फल और कृति रूपी फसल की विशिष्टता बताते हुए कहते हैं कि कृति रूपी फसल में कविता रूपी जो फल लगे हैं, यानी कि जो रचना रूपी फल हैं, वे अलौकिक रस से युक्त हैं। वो क्या हो गए हैं, अलौकिक रस से युक्त हो गए हैं, यानी कि एक अद्भुत रस है उसमें। ठीक है, वो अद्भुत रस से क्या हो गए हैं, युक्त हो गए हैं। जो क्या है, कृति रूपी जो कविता बनी है, उस कविता पे क्या लगने लगे हैं, फल लगने लगे हैं, वो झूमने लगे फल ना, तो उन्होंने कहा जो कविता बनी है उससे क्या मिल रहा है उन्हें, उसमें फल लग गए हैं। तो वे क्या है, एक अद्भुत रस से युक्त है, यानी कि अलौकिक रस से युक्त है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अलौकिक रस से युक्त होना कविता का एक विशिष्ट गुण है। ये उन्होंने कहा कविता का एक सबसे विशिष्ट गुण क्या माना जाता है, अलौकिक रस की प्राप्ति। ठीक है। कवि कविता रूपी फलों से अमृत धाराओं के फूटने की बात कह रहा है। कवि ने क्या कहा, उस कविता से क्या है, अमृत रूपी धाराएं फूट रही हैं। क्या फूट रही हैं, अमृत रूपी धाराएं फूटने लगी हैं। ठीक है। फिर वो क्या कह रहे हैं, जो फसल उसने उपजाई है उसने अनंत को पा लिया है, यानी कि जिस फसल की रुपाई उसने एक पल में उसने उस फसल की रुपाई की थी। ठीक है, रुपाई क्या थी, क्षण की थी, कुछ समय की रुपाई थी। ठीक है, किसान भी क्या करता है, कुछ समय ही खेती पे रुपाई करता है। उसके बाद क्या है, जो उसने उसके बाद जब फसल उग जाती है, फल लग जाता है, उसके बाद वो उसको काट देता है। लेकिन जो किसान की कटाई होती है, वो क्या करना पड़ता है, उस कर्म को उसे रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, उसको दोहराना पड़ता है। अगर किसान खेती में रोपाई करता है तो उसे अगले साल फिर से रोपाई करनी है, फिर से फसल काटनी है। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या है, एक पल मतलब एक बार रोपाई की है और उसकी कटाई को अनंत काल तक करता रहता है, यानी कि उससे जो रस है वो अनंत काल तक उसे प्राप्त होता रहता है। यानी कि रोपाई एक बार की है और कटाई अनंत काल तक की है। आगे कवि क्या कहते हैं कि उसकी यह सृजनात्मकता काव्य पूंजी के व्यंग्य में कम नहीं होती। ठीक है, मतलब व्यय करने पर, जो काव्य पूंजी है उसकी, वो खर्च करने पर कम नहीं होती है, बल्कि और बढ़ती जाती है। अगर जो उसने निर्माण किया है, ठीक है, कविता बनाई है, जो काव्य पूंजी है उसकी, वो ठीक है, उस पूंजी को अगर वो खर्च करता है तो वो कभी भी कम नहीं होती, वो क्या है, बढ़ती ही जाती है, यानी कि उससे रस क्या है, निरंतर मिलता ही रहता है। लोगों द्वारा अपनाए जाने, प्रसारित होने से वह और भी अधिक क्या हो जाता है, प्रसिद्ध और प्रभावशाली होती चली जाती है। जब लोग उसे अपनाते हैं, कविता को, उसके अर्थ को अपनाते हैं, तो प्रचारित होती जाती है, प्रसारित होती जाती है, और वो क्या है, और अधिक क्या हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है, और कविता और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यही कविता और साहित्य की अनंतता है,
और उसकी विशिष्टता भी है कि वो कविता और साहित्य की क्या है, ये अनंतता है कि वो जब रस प्रदान करने लग जाती है ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो और अधिक प्रभावशाली होने लग जाती है और प्रसिद्ध होने लग जाती है। तो ये उसकी विशिष्टता है। अंत में कवि अपने कागज के पन्ने रूपी खेत को रस के अक्षय पात्र की संज्ञा देते हुए कहता है कि मेरा यह कागज पन्ना रूपी खेत कृति और कविता रूपी फसल एवं फल को निरंतर उपजाने रहने वाला है। यानी कि जो कविता रूपी अक्षय पात्र है, यानी कि जैसे चावल का कोई पात्र है, ठीक है, उन्होंने अक्षय पात्र की संज्ञा दी है अपनी कविता को। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो अक्षय पात्र है ना उनका, उसको कितना भी लूट लो, कितना भी खाली करते रहो, लेकिन वह कभी खाली नहीं होता। ठीक है, आपने देखो कोई भोजन पकाने का जो बर्तन होता है, ठीक है, वो कभी समाप्त ना हो। तो वो कह रहे हैं कि मेरा बर्तन ऐसा है कि जो कभी भी समाप्त नहीं होता, यानी कि कभी कर्म की निरंतरता और सतता की उन्होंने क्या कही है, बात कही है। जो कभी कर्म है वो निरंतर चलता ही रहता है। ठीक है, अब जैसे उन्होंने कहा ना कि वो फसल के पकने तथा रचना के पूर्ण होने तक का ही सफ़र होता है, जैसे गुण साम्य हो गया। ठीक है, तो जो उनका अक्षय पात्र है वो कभी खाली नहीं होता है, उससे हम अनंत काल तक क्या कर सकते हैं, आनंद पा सकते हैं। लेकिन किसान का जो अक्षय पात्र होता है, अगर वो उससे फसल निकालता रहेगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका खाली होने लग जाएगा। लेकिन कवि का जो अक्षय पात्र है वह खाली नहीं होता, बल्कि वो और अधिक प्रसिद्ध हो जाता है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। जैसे जैसे हम उससे आनंद लेते रहते हैं, ठीक है, वैसी वैसी उसका क्या है, प्रभाव बढ़ता ही रहता है, यानी कि वह कभी भी खाली नहीं होता है। तो कवि ने अपने कागज के पन्ने को क्या कहा है, अक्षय पात्र कहा है। तो उसने कहा कि वह कभी भी खाली नहीं होता, वह सदैव क्या है, आनंद ही देता रहता है। तो जो कविता होती है किसान के, उन्होंने क्या है, किसान के खेत से अपने कागज के पन्ने की तुलना की है कि मेरा जो वो जो मेरा कागज का पन्ना है वो किसके समान है, खेत के समान है। जिस प्रकार से किसान अपना कृषि कर्म करता है, उसी प्रकार से कवि ने कहा मैं अपना कवि कर्म करता हूँ। मैं भी जैसे किसान बीज बोता है, उसमें अंकुर आता है, खाद डालता है, ठीक है, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं भी क्या करता हूँ, उसमें मेरे जो शब्द हैं वो जो मैं भी क्या करता हूँ, उसमें कल्पना रूपी रसायनों को डालता हूँ, और जो क्षण का बीज आया था मेरे हृदय में वो क्या बन जाते हैं, शब्द रूपी अंकुर के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसमें भी क्या है, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं और फसल लगती है, यानी कि फल लगने लगता है, फल प्राप्त होता है। तो जो कवि का फल है वो फल तो अनंत काल तक रहता है, लेकिन किसान का फल क्या है, वो किसान को अपना किसान को अपना कृषि कर्म क्या करना पड़ता है, दोबारा दोहराना पड़ता है, बार बार दोहराना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कवि कहता है कि उसे अपना कर्म दोबारा नहीं करना होता है, उसे एक बार करना होता है और उसके बाद उस कविता से आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं तक है। अगला है हमारा बगुलों के पंख, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।